अ, तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रचना गुप्ता, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से हूँ। 2005 में मेरी लाइफ में मेडिटेशन आया। उससे पहले मैं बहुत फिजिकली डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब और हर तरह की बीमारी कह लो मैं उससे ग्रस्त थी। मेरे को अस्थमा के अटैक्स आते थे, साइनस की प्रॉब्लम थी, डस्ट से मुझे एलर्जी थी, फ्लावर्स से मेरे को एलर्जी थी और वुलन कपड़े नहीं मैं डाल सकती थी। मेरे को 22 तरह की एलर्जिक्स थी और मेरा सुबह की शुरुआत होती थी मेडिसिन के साथ और रात तक मैं मेडिसिन खाती रहती थी, इनहेलर लेती रहती थी और अस्थालिन के मुझे इंजेक्शंस लगते थे, डेरिफ्लिन के इंजेक्शंस लगते थे। पूरा जैसे दवाइयों का घर थी मैं और बीमारियों का घर थी मैं। तो दवाइयां खाने से एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में, जैसे मैं डिप्रेशन में चली गई और मैंने बहुत सारे सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए कि मुझे लगता था कि मैं धरती पर बोझ हूँ, परिवार वालों पे बोझ हूँ। मैं सुबह दवाइयां खा रही हूँ और सो रही हूँ, बहुत लेथार्जिक फील करती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख पा रही, मैं अपना घर नहीं देख पा रही, तो मेरा धरती पे रहने का पर्पस क्या है। तो जब मैं एक दिन तो इतनी डेस्परेट होगी कि मैंने रात को डिसीजन ले लिया कि यूनिवर्स या तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मिराकल करो या मुझे कोई ऐसी टेक्निक बताओ जिससे कि मेरी दवाइयां छूट जाए या आज की रात मेरी आखिरी रात है यहाँ पर दुनिया में। और आप मानेंगे नहीं, सुबह मेरी फ्रेंड डॉक्टर पूजा जैन है, जिनसे मैंने रेकी सीखी थी, उनका फोन आ गया कि रचना मेरे घर आज एक मेडिटेशन क्लास है, कुछ पिरामिड सोसाइटी के लोग आए। 2005 में पिरामिड सोसाइटी को कोई भी नहीं जानता था, किसी ने नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने कहा पूजा मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना। तो कहती नहीं, जैसे तू चाहती है कि मेडिटेशन सीखना तो तू जलंधर आ जा। लुधियाना से जलंधर 1.5 आवर का रन है। तो मेरे अंदर से आवाज आई, तू रात को कह के सोई थी ना यूनिवर्स को कि मेरे पास कुछ भेजो नहीं तो ये आज मेरी आखिरी रात होगी। तो आज सुबह उठते ही तेरी फ्रेंड का फोन आया, तो ये सिग्नल है, यूनिवर्स का सिग्नल है। और वो वॉइस इतनी लाउड थी कि मैं समझ गई कि नहीं, मुझे जाना है, एक एक बार तो जरूर जाकर देखना है कि देखती हूँ क्या होता है। तो जब मैं वहां पे गई तो स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी लगी हुई थी और वो सीडी देखकर मुझे लगा मुझे यही चाहिए था। उसे बताया कैसे कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाती है, हमारे अंदर बॉडी में रेड पैचेस बन जाते हैं एनर्जी की कमी से, उससे बीमारियां आ जाती है हमारी लाइफ में, और कैसे ध्यान करने से हमारी रेड पैचेस ठीक होने लगते हैं और हमारी दवाइयां छूटने लगती है। पर एक लॉजिक माइंड चलता रहता है क्योंकि आप इतनी देर से मेडिसिन खा रहे हो, डॉक्टर्स पे जा रहे हो। एक लॉजिक माइंड ने, उन्होंने कहा आप 40 दिन ध्यान कर देखिए। तो मैंने कहा कि मैं 40 दिन ध्यान करूंगी, अगर 40 दिन में फर्क पड़ा तो कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो इसको भी ड्रॉप कर दूंगी, फिर देखेंगे अब लाइफ का क्या करना है आगे। तो मैंने अपने आप को एक 40 डेज दिए कि 40 डेज और जी लो और देखो कि क्या होता है आगे आपके साथ। मैंने एक डायरी लगाई, 30 जनवरी 2005 को मैंने ध्यान करना शुरू किया था स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी देखकर। और एक वहां से माइंड में लेके 40 दिन ध्यान करूंगी और उसके बाद देखेंगे क्या होगा। डायरी लगाई और मैंने 3-3 घंटे ध्यान करना शुरू किया, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को। पहले 10 दिन में क्या हुआ, मैं एक ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप यूज कर रही थी जिसके बिना मेरे ये नॉस्ट्रल्स नहीं खुलते थे क्योंकि मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी। और लास्ट 12 ईयर से मैं वो दवाई यूज कर रही थी और मुझको इतनी एडिक्शन थी कि 4 घंटे के बाद मेरे अपने आप नाक बंद हो जाता था, 4-4 घंटे के बाद मुझे दवाई डालनी पड़ती थी। अगर मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, मैं अपने कपड़ों डालने की बजाय सबसे पहले अपने पर्स में नेजल ड्रॉप रखती थी क्योंकि मेरे को पता है इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। तो 10 दिन अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करते हुए कि कैसे एक सांस आ रहा है, कैसे एक सांस जा रहा है, ये मेरे नॉस्ट्रिल्स अपने आप खुलने शुरू हो गए। जो ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप से खुलते थे, आर्टिफिशियल दवाइयों से खुलते थे, 10 डेज की मेडिटेशन से मैंने देखा कि 10 दिन से मैंने ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप भी नहीं यूज किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि नेजल ड्रॉप तो मैं ऐसे हाथ में रहता था मेरे, बेड के सराने के नीचे रहना, सुबह उठना, कहीं भी जाना तो साथ साथ मेरा नेजल ड्रॉप मेरा जैसे लाइफ पार्टनर बन चुका था वो नेजल ड्रॉप मेरा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप को लास्ट 10 डेज से अपने डाला भी नहीं है। तो मुझे लगा हाँ कुछ तो है, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने से ये तो मेरा सारा कुछ खुल गया। तो मैं आर्टिफिशियल दवाइयों पर मेरे को पहले क्यों नहीं पता लगा।
तो फिर भी एक लॉजिक माइंड चलता है, अभी तो 10 दिन हुए हैं, आगे करके देखो क्या होता है, कहीं ये ना आप छोड़ो और फिर से नेजल ड्रॉप की जरूरत पड़ जाए, तो पहले आप इसको कंटिन्यू करके देखो। फिर नेक्स्ट डे क्या किया, जब मैंने 30 जनवरी को शुरू किया तो उसके बीच में फरवरी का महीना आता है। आप जैसे जानते हैं नॉर्थ में ये बहुत जैसे चेंजिंग सीजन होता है, जनवरी से जब हम फरवरी में जाते हैं तो अस्थमा अटैक्स भी मेरे को चेंजिंग सीजन में आते थे, फरवरी के महीने में और उधर से सितंबर के महीने में। ये 2 महीने मेरे पूरे बेड पर रहते थे, क्योंकि मेरे को बहुत सारी एलर्जी चेंज ऑफ सीजन के कारण स्नीजिंग रहती थी, रनिंग नोज रहता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, इंजेक्शन वगैरह मेरे को लगते थे। तो 10 मार्च तक आते आते मैंने देखा, मैंने कोई इनहेलर नहीं लिया, कोई मैंने डेरिफ्लिन के इंजेक्शंस नहीं लगवाए, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बड़े आराम से वो चेंजिंग सीजन का जो फरवरी का महीना था वो बड़े आराम से निकल गया। और ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मेरी दवाई इंदौर से आती थी। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बहुत डांटा कि आपने किससे पूछ के दवाई छोड़ी है, आपने ये आपकी लास्ट 12 ईयर से दवाई चल रही है, तो अगर अब आपका ये साइकिल टूट गया तो आपको दोबारा से सब कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ेंगे। तो डॉक्टर की डांट सुनकर मुझे लगा कि ये सारा मेरा रिमोट कंट्रोल लाइफ का तो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास है, तो मैं अपनी दवाई से अपनी मर्जी से दवाई छोड़ भी नहीं सकती, ले भी नहीं सकती, सारे डिसीजन तो मेरे डॉक्टर ले रहा है मेरे बिहाफ पे, तो उसको मैंने हक मैंने ही दिया है ना। तो इसको मेरे को अपने राइट्स वापस लेने हैं उससे, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, अगर जब दोबारा अस्थमा के अटैक्स होंगे मैं अब आपके पास नहीं आऊंगी, और क्योंकि उन्होंने बोला मेरे पास मत आना अगर आपको दोबारा से अटैक्स हुए। और मैंने देखा 40 दिन के अंदर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मेरा एक लॉजिक माइंड, चलो अगले 40 दिन करके देखते हैं, अब अगले दिन 40 दिन में क्या होगा। तो वो जो कॉन्टिन्यूटी चल रही थी उससे क्या हुआ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ आना शुरू हुआ। आगे मेरा फेवरेट पास टाइम था कि दोपहर को सो जाना, सास बहू के सीरियल देखना, नॉनसेंस सीरियल्स देखती थी मैं। और वो उसका क्या होता है, सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ना, मेरी पहली दिनचर्या होती थी, अभी आंखें भी नहीं खुली, एक बेड टी लेना और न्यूज़पेपर पढ़ना। और सारा दिन जो न्यूज पढ़ती थी सारा दिन वो चलती रहती थी, आज उसके साथ रेप हो गया, आज उसके घर चोरी हो गई, आज वहां पे आग लग गई, तो सारा दिन नेगेटिव चीजें चलती रहती थी माइंड में। तो मेरे हाथ में लुइस हेले की किताब आई, यू कैन हील योर लाइफ, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मेरी फर्स्ट बुक थी, स्पिरिचुअल बुक। क्योंकि अब मैंने सोचा कि मेरे को ये सास बहू के सीरियल्स नहीं देखने, क्योंकि सास बहू के सीरियल्स देखे कहीं ना कहीं मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरा माइंड भी चलता रहता, मेरी जेठानी ने ऐसा किया, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि वो हमने सीरियल्स में देखते हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी ऐसा कर रही है मेरे साथ। तो मैंने सबसे पहला किया कि मुझे ये नॉनसेंस सीरियल्स नहीं देखने, मतलब अपना पास टाइम क्या करना है, बुक्स पढ़ना है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी, वो ऐसी किताब थी मुझे लगा कि ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें हमें कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है योगानंदा की जीवनी के साथ। नेक्स्ट बुक थी लिविंग विद द हिमालयन मास्टर, स्वामी रामा की, वो तो इतनी इंटरेस्टिंग बुक है। तो वो हर बुक पढ़कर लगा ये मेरे लिए ही है, ये बुक मेरे लिए ही है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। तो जो मेरी हैबिट्स थी, न्यूज़पेपर पढ़ना, सास बहू के सीरियल देखना, दोपहर को लंबे लंबे अपने फ्रेंड्स के साथ फोन करना, उसमें गॉसिप करना, थर्ड पर्सन की गॉसिप करना, क्योंकि हमें अपना टाइम मैनेज करना नहीं आता, बैलेंस करना नहीं आता। किसी ने फोन किया तो थर्ड पर्सन को डिस्कस करते रहते हैं हम लोग, है ना, जिसके बारे में हमें ज्यादा पता भी नहीं होता, पर दिखाने के लिए हाँ मुझे बहुत पता है। तो वो चीजें वेस्टफुल हैबिट्स, नेक्स्ट 40 डेज में वेस्टफुल हैबिट्स जो थी वो डस्टबिन में जाना शुरू हो गया कि मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, मुझे बुक्स पढ़नी है, बुक्स के बारे में दूसरों से शेयरिंग करनी है। अब कोई मेरी सिस्टर का या किसी का फोन आता था, वो किसी को डिस्कस करते थे, तो मैं साथ ही कहती थी कि नहीं अब हम किसी को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की किताब सुनाती हूँ, आपको मेडिटेशन के लीफलेट भेजती हूँ, आप मेडिटेशन करो। तो मेरा जो एक कहते हैं ना, इधर से दिमाग हटा के उधर लग गया, दिमाग वही सोच है, वही दृष्टि है, वही रचना है, पर क्या नजरिया बदल गया। अब जो सारा टाइम वेस्ट है फुल हैबिट्स में था, वो अब सारा क्रिएटिव साइड चला गया, जैसे एक माइंड से दूसरे माइंड में शिफ्ट हो गया। तो वो चीजें मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आई। मेरा रिलेशन मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं बीमार रहने के कारण मैंने उनको उतना टाइम नहीं दिया था। अपना गुस्सा, इरिटेशन जो भी सब बच्चे इजी टारगेट होते हैं ना, उनको मार भी देते हो, डांट भी देते हो, और फिर वो लगा कि वो उन्होंने वैसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया।
कि कब मम्मा को गुस्सा आ जाएगा, कब वो हमें मारेंगे, कभी हमें डांटेंगे। तो मुझे मेडिटेशन के बाद सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अपनी डॉटर से मिला कि मम्मा अब आप डांटते भी नहीं, अब आप मारते भी नहीं, आपने मेडिटेशन करना पहले क्यों नहीं सीखा, आपने इतनी लेट क्यों सीखा। तो मुझे लगा कि मुझे रोना भी आया और हंसना हंसी भी आई। मुझे लगा मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लूं कि बच्चे ने मुझे कितनी बड़ी बात करी, एक 7 साल का बच्चा कितनी बड़ी बात नोट कर सकता है। तो मैंने एक दिन सबको बिठाया, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, और सबसे माफी मांगी कि जो मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया, झलाया, मारा भी बच्चों को, वो मुझे पता नहीं था। मैं अपनी बीमारी की वजह से ना अपनी इरिटेशन अपने बच्चों पे निकाली, जिसके कारण मेरा अपने हस्बैंड से, बच्चों से रिलेशन बहुत दूर हो गया था। तो उसके बाद मैंने जब फॉरगिवनेस मांगी, तो मेरा एक बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ये सब चीजें मेडिटेशन के बाद आई। पहले तो एक ईगो रहता है कि मेरी फैमिली मेरे को समझ नहीं रही है, एक उंगली मेरी हमेशा इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो वो चीजें ना हट गई। अब लगता था कि नहीं, वो अपनी जगह ठीक है ना, वो उनका नजरिया है देखने का, मेरा नजरिया अपना है। तो वो चीजें, जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, वो धीरे धीरे फर्क पड़ गया, खत्म हो गया। क्योंकि अब आपको माफी मांगना आ गया मेडिटेशन से। पहले आप अपनी ईगो में रहते, मेरी थोड़ी गलती है, सामने वाले की गलती है। पर अब आपको अपनी इंट्रोस्पेक्ट करना जब आ जाता है ना, तो आपको अपनी गलतियां नजर आती है कि नहीं, ये गलती मेरी है। तो रिलेशंस जो मेरे, अभी भी आज भी मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, हम 3 दरानी जेठानी इकट्ठी रहती हैं, हमारी डॉटर इन लॉज भी इकट्ठी रहती है, और किचन भी एक ही है हमारी। इट इज जस्ट ड्यू टू मेडिटेशन, क्योंकि मेरे घर में हर एक व्यक्ति मेडिटेट करता है, बच्चे भी, मेरी दरानी जेठानी सब, जिन्हें अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं। इवन के जो हमारा फैमिली का कुक भी है, पहले मेडिटेट करेगा तो ही किचन में जा पाएगा, नहीं तो उसको खाना बनाने अलाउड नहीं है। मेरा ड्राइवर भी, इतने अच्छे उसको एक्सपीरियंसेस है, वो पत्री सर के साथ हॉल ऑफ विजडम में कहाँ कहाँ मेडिटेशन में गया हूँ मैं। तो हमारी, मेरी फैमिली का हर एक व्यक्ति पहले मेडिटेट करता है, फिर वो कुछ अपना काम करता है। इसकी वजह से आज भी हमारी जॉइंट फैमिली ऐसी ही चल रही है। बिल्कुल, आज भी सब लोग पत्री सर जब आते हैं हमारे घर ही स्टे करते हैं, और वो कहते हैं मैंने पहली बार देखा है कितने सारे पागल लोग इकट्ठे एक घर पे रहते हैं। क्योंकि ध्यानियों की दुनिया पागलों की दुनिया होती है, हमारी अपनी एक दुनिया होती है, प्यार की दुनिया होती है। तो पत्री सर का कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सब पागल एक घर में रहते हैं। तो ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी चलती रही। तो पत्री सर ने बोला कि आप पंजाब में रह के हिंदी क्यों बोलते हैं, पंजाबी क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा सर ये बात मेरे को भी समझ नहीं आती, मेरे घर में सब पंजाबी बोलते हैं, बस एक मैं ही हूँ जो मैं हिंदी में बात करती हूँ। सर ने कहा क्योंकि आपको ध्यान भारत हिंदी की मैगजीन निकालनी है, हर चीज एक रीजन के पीछे होती है। आपको हिंदी इतनी पसंद क्यों है ना, क्योंकि आपको हिंदी की मैगजीन करनी है। मैंने कहा सर मेरे ये हाथ किचन में काम करने के लिए बने हैं, मैंने तो कभी पेन उठाया भी नहीं है। सर ने कहा अब टाइम आ चुका है, अब आप अपना पेन उठाइए। तो ध्यान के 1 साल के बाद मैंने ध्यान भारत मैगजीन शुरू की, और मैं सिर्फ मेडिटेशन में बैठती थी। वो कौन सा मास्टर के बारे में मैगजीन आएगी, कौन सा कवर पेज होएगा, वो सब मेडिटेशन में मास्टर्स आके अपने आप बता देते थे। और मैगजीन के लिए मैं कहीं बाहर नहीं गई, हमारे नेबर में ही 2 बच्चे रहते थे, उनको अभी जॉब नहीं मिली थी। एक की टाइपिंग बहुत अच्छी थी और एक का कंप्यूटर पे सारा काम करना उसको आता था। तो वो घर पर ही आकर मेरे को सब लोग असिस्ट कर देते थे। वो टाइपिंग हिंदी में कर देता था, दूसरा वो सब डिजाइनिंग वगैरह कर देता था, और घर से हम सिर्फ एक सीडी बना के पब्लिशर को भेज देते। तो ये देखिए कैसे पत्री सर की ब्लेसिंग है। सर ने बोला आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉर्ड कृष्णा की तरह आंखें बंद करके बैठिए, एक संकल्प लीजिए कि मुझे मैगजीन करनी है, वैसे व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएंगे। सच्ची ऐसे ही वो 2 बच्चे वरदान बन के मेरे जीवन में आए। और उनकी मदर जो थी वो स्कूल में ना लाइब्रेरियन थी, तो वो अपनी लाइब्रेरी से मुझे बुक्स ला देती थी कि आप ये कबीर जी पे कुछ करो, आप ओशो पे कुछ करो, तो वैसा लिटरेचर भी आ जाता था। आजकल तो हम गूगल खोल लेते हैं ना, 2005 में इतना गूगल वगैरह का कुछ भी, और हमें इतना चलाना भी नहीं आता था मोबाइल वगैरह, तो हम बुक्स के माध्यम से ही सारी मैगजीन वर्क करते थे। तो वो वैसा लिटरेचर मेरे पास आ जाता था। तो कैसे मैं सोचती थी, भगवान आप एक कदम लेते हैं तो 99 कदम यूनिवर्स आपकी तरफ लेती है, वैसे व्यक्ति आपकी लाइफ में भेज देती है। तो वो सब घर पर ही आ गया, घर पर ही मैगजीन की सीडी तैयार होकर पब्लिशर पर चल जाती थी, बुक सब तक घर पर आ जाती थी। और यहाँ पर मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ,
जो बुक्स की तब पब्लिशिंग में 39,000 रुपीज लगते थे। हम 500 बुक्स बनवाते थे, मैगजीन बनवाते थे, तो उसकी सारी पेमेंट मेरे हस्बैंड करते थे। और उनको वो था कि किसी से भी आपने मैगजीन के पैसे नहीं लेने, हम इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे पिरामिड सोसाइटी के बारे में कोई लोग इतना जानते भी नहीं थे। और इनको था कि मेरे हस्बैंड को कि सबको फ्री, सबके लिटरेचर, ये बुक तो ऐसी चीज है कि सबको फ्री जाना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और बाद में आप मानेंगे नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब से हमने ये मैगजीन वर्क शुरू किया है, अगर 38,000 लग रहे, शाम तक वो मुझे आके बताते थे कि आज मुझे 38 लाख का ऑर्डर आ गया कहीं से। तो जैसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ भी अनकंडीशनली करते हैं, तो यूनिवर्स आपको कहाँ से आपको अबंडेंस दे देता है। तो कभी भी हमने किसी चीज के लिए मनी चार्ज नहीं किया, कोई क्लासेस के लिए नहीं, कोई मैगजीन्स के लिए नहीं। हम कहीं ध्यान प्रचार के लिए भी जाते थे, अपनी कन्वेंस, अपना सब कुछ, होटल बुकिंग भी खुद करवा के जाते थे। पर यूनिवर्स हमें इतना अच्छा सपोर्ट करता था, कहीं ना कहीं से मेरे हस्बैंड को बिजनेस में इतना फ्लरिश हो गया, अबेंडेंस फ्लो करने लगी हमारी लाइफ में। क्योंकि आपने कभी कोई हमने कभी ऐसे मनी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, जैसे सोच के कि स्पिरिचुअल कि हमने मनी के लिए कुछ करना है या नेम एंड फेम के लिए करना है। मुझे सिर्फ ये लगता था कि अगर मेरे जैसी एक हाउसवाइफ ठीक हो सकती है, जो कि 12-13 साल से दवाइयां खा रही है, मरने के बारे में सोचती थी, वो सिर्फ मेडिटेशन से ठीक हो सकती है, तो मेरे जैसी कितनी रचनाएं बैठी होंगी कहीं पे, है ना। तो अगर मुझे सिर्फ उन तक ये ध्यान पहुंचाना है, और मैंने अपनी किट्टी पार्टीज को चेंज किया मेडिटेशनल पार्टीज में, कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला आज हम ना ये तंबोला नहीं खेलेंगे, आज मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगी। पहले तो मुझे लगा ये मुझे आज पागल का टैग देने वाली है कि हम यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आते हैं और ये कौन सी नई मेडिटेशन लेकर आ गई है। पर नहीं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और वो किट्टी पार्टीज कब चेंज होती होती मेडिटेशन पार्टीज में कन्वर्ट हो गई, पता ही नहीं चला। बस मैंने ये सीखा यूनिवर्स से, आप एक कदम लीजिए। कभी कई लोग कहते हैं, जैसे कई बार कहेंगे मैम हम सिखाते हैं, लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, ये नहीं होते, तो मैं कहती हूँ आप कंप्लेन मत करो। अगर आपकी लाइफ में एक व्यक्ति भी आता है ना, पत्री सर ने एक व्यक्ति से शुरू किया था और आज देखो सर का परिवार कितना बड़ा हो गया। और आज लुधियाना में सर जब पंजाब में आए थे, सर कहते मैं आपको ही ढूंढ रहा था और एक रचना ही मेरे लिए काफी है। और आज देखिए कितने लोग जुड़ गए हैं। तो कभी भी घबराए ना, एक व्यक्ति से शुरुआत कीजिए, एक से बढ़ते बढ़ते आपका कारवां कितना बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस एक कदम लीजिए, बाकी 99 कदम यूनिवर्स आपकी तरफ अपने आप ले लेगी। तो ऐसे ही चलता रहा, और अब लुधियाना में ऐसे लोग मिलते रहे। किसी ने इनवाइट करना दी, रचना दी आप मेरे घर आओ, मैं अपने रिलेटिव्स को बुलाऊंगी, आप मेरे घर आके एक मेडिटेशन क्लास लीजिए। तो उसके घर जाना, उस घर से आगे, ऐसे चेन वर्क बनता गया, चेन वर्क बनता गया। और इसी दौरान एक बार हमें अनिल भारती सर मिले, और उन्होंने उनको हमने पिरामिड के बारे में बताया। तो वो वेरी नेक्स्ट डे ही बैंगलोर पिरामिड चले गए देखने के लिए। और जब वो वापस आए इधर, वो एक स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने आके कहा रचना जी हम पिरामिड क्यों नहीं बनाते लुधियाना में। मैंने कहा सर भैया, मेरा तो बहुत देर से पिरामिड बनाने का मैंने संकल्प भी डाला हुआ यूनिवर्स में, तो शायद आज यूनिवर्स ने आपको भेज दिया है। और विद इन 9 मंथ्स 40x40 का ब्यूटीफुल पिरामिड सेंट्रली एसी लुधियाना में आ गया। और जैसे एक मदर एक चाइल्ड को बर्थ देती है, पूरे 9 मंथ्स में हमारे लाइफ में पिरामिड आ गया था। तो मैं ये चाहता था कि अगर आपके इंटेंशंस प्योर है, आप यूनिवर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिंसियरली कुछ करना चाहते हैं, तो कोई भी रुकावट आपके आगे नहीं आ सकती। रुकावटें अपने आप आपके रास्ते साफ करती जाएगी, आगे आगे बढ़ते जाओगे। और आज पिरामिड में हमारे बहुत सारे लोग आते हैं, और जब पत्री सर ने इसका इनॉग्रेशन किया, सर ने बोला ये हीलिंग पिरामिड है, यहाँ पर लोग रोते हुए आएंगे और हंसते हुए वापस जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। कई लोग आए हमारे पिरामिड में, कईयों के गॉल ब्लैडर में किडनी थी, और जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे, और जबकि आपको पता है अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं तो गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि किडनी के स्टोन्स निकल जाते हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स नहीं निकलते। पर वो हमारे कमल बाबा जी हैं, तो उन्होंने पिरामिड में आने से पहले अपनी स्कैनिंग कराई और 40 डेज सिंसियरली पिरामिड का पानी पिया। 40 डेज रेगुलर पिरामिड में आए 2 टाइम, और बाद में उन्होंने स्कैनिंग कराई तो गॉल ब्लैडर में उनके स्टोन्स नहीं थे। और उन्होंने वो स्कैनिंग्स दोनों पिरामिड में रखकर गए हुए हैं कि अगर मेरा डॉक्टर्स ने कहा था गॉल ब्लैडर रिमूव करने के लिए, और आज देखो मेरे गॉल ब्लैडर में एक भी स्टोन नहीं है। ये जस्ट ड्यू टू पिरामिड वाटर एंड पिरामिड एनर्जी और मेडिटेशन।
तो ऐसी मेरी एक फ्रेंड है, उसके यूट्रस में सिस्ट था और डॉक्टर ने बोला था कि आपका यूट्रस और ओवरीज दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो उन्होंने सिंसियरली 40 डेज, जब कमल बाबा जी का एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने भी दिन में 2 बार पिरामिड आना शुरू किया और पिरामिड वाटर पीना शुरू किया। और जब उन्होंने बाद में स्कैनिंग कराई तो वो सिस्ट बहुत छोटी हो गई थी और डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने आप ही ऐसे ठीक हो जाएगी, मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, जो क्योंकि पृथ्वी सर ने कहा था ये हीलिंग पिरामिड है आपका, जो लुधियाना का पिरामिड है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। और ये 2 साल कोविड के तो हमारे लिए जूम में एक, जैसे कि कहते हैं कि ना, हम डिजिटली एडवांस हो गए। कभी हमें ये चलाना भी नहीं आता था, तो अब जूम के माध्यम से हमने डिजिटल ध्यान सिखाना शुरू किया और बहुत सारे लोगों से हम जुड़ गए, कनाडा, यूएस, बाहर के ऑस्ट्रेलिया के लोगों से भी, जहां फिजिकली नहीं जा सकते, जूम के माध्यम से हम कितने लोगों से जुड़ गए। तो थैंक्स टू कोविड ऑल्सो, क्योंकि उसी ने जूम का से हमें कनेक्ट कराया। और जूम की थैंक्स टू जूम एंड थैंक्स टू कोविड ऑल्सो। तो अब आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद हम थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे। एक्सीलेंट। आप पहले क्यों नहीं आपका शेयरिंग सुन के ऐसा लगा कि आपका क्लास मैंने बहुत मिस कर दिया। रियली एक्सीलेंट। लाइक जैसे आपने बोला कि आपका रिमोट कंट्रोल आपके साथ होना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ, डॉक्टर के साथ। कितनी सही बात है ये, और हम मेडिटेशन को एक बंदे को भी सिखाना जरूरी है। एक तो स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। एक्सीलेंट शेयरिंग, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस, या कुछ पूछना चाहते हैं आप रचना मैम के साथ, आप हैंड रेज कर सकते हो। हम आपको अनम्यूट कर देंगे। यस, 1 सेकेंड। यस, आत्मवंदन रचना जी, बहुत इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच। मुझे पूछना था कि जब आप शुरुआत में जब किए 40 डेज, तो वो क्या आनापानासती किया 1 घंटा, ऐसा कितना टाइम किया, और वाज इट ट्वाइस अ डे कि वंस अ डे? आनापानासती ध्यान से ही शुरू किया था मैंने, और 3 घंटे दिन में, जैसे 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा दोपहर में, 1 घंटा शाम को या रात को। तो और बीच बीच में भी जब टाइम मिल जाता था, मुझे इतना आराम आने लग गया, ये सब कुछ खुल गया कि मुझे लगा जब भी चाहे 10 मिनट भी मिल रहे मैं ध्यान में बैठ जाऊं। मुझे जैसे इसकी एडिक्शन हो गई थी। तो आनापानासती जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ है, इट इज जस्ट ड्यू टू आनापानासती मेडिटेशन। हाँ, कुछ पास्ट लाइफ मैंने ध्यान में भी देखी है, और कुछ पास्ट लाइफ मैंने डॉक्टर न्यूटन सर के साथ उनका कुंडलनी वर्कशॉप लगाया था मैंने। फर्स्ट वर्कशॉप डॉक्टर न्यूटन दिल्ली जब आए थे तो कुंडलनी वर्कशॉप लगाई थी, मैंने उनके साथ किया था। तो उसमें भी मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी थी। और वैसे मैंने आनापानासती ध्यान से जो फर्स्ट पास्ट लाइफ देखी थी, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ मेडिटेशन, फुल मून को रात को मैं 10 बजे बैठी थी, और वो इंस्पायर हुई थी मैं फ्रॉम मंडेन टू द मैग्निफिसेंट किताब से। उस किताब ने मेरा जीवन बदल दिया, कि उस किताब में जो किताब की ऑथर थी ना, उसको हर फुल मून को एक मास्टर आता था, तो उसको अलग रियलिटीज में ले जाता था और उसको कितना कुछ बताता था। तो मैं सोचती थी ये रियल है कि जिसने बुक लिखी है, किसने फिक्शन लिखा है, कि ये रियल में भी ऐसा होता है। तो कि अगर ऐसा है तो मेरा मास्टर कब आएगा, मैं अपनी पास्ट लाइफ कब देखूंगी। तो मैं फुल मून को रात को 10 बजे डिनर करने के बाद बैठ जाती थी कि उस बुक को याद करके, और उस बुक को कई बार अपने हाथ में पकड़कर कि मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों होंगे। तो अगर आप लोगों को भी वो बुक मिले तो प्लीज जरूर पढ़ना, फ्रॉम मंडेन टू द मैग्निफिसेंट। दैट बुक रियली रियली इंस्पायर्ड मी एंड मेड मी सॉ ऑल माय पास्ट लाइफ्स। ओके। और जब आप मेडिटेशन सिखाए लोगों को, तो वो भी आनापानासती से ही किया, और 1-1 घंटे बैठे आप लोग पहले मतलब, बिकॉज न्यू कमर जब आते हैं तो क्या 1 घंटा बैठते हैं? नहीं, जब मैंने उनको सिखाया तो आधा घंटा मतलब लोगों का देखकर ये कितनी देर बैठ सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं तो उनके लिए 15 मिनट्स इनफ है, और वो खेल खेल में बिताना पड़ता है। लेडीज के साथ हाफ एन आवर शुरू किया। तो मैंने अपने घर में भी एक पिरामिड रूम बनाया। हर थर्सडे को लेडीज आती थी कि थर्सडे को हम फ्री होते हैं, तो वहां से जर्नी शुरू होता पिरामिड के रूप में।
पिरामिड रूप मतलब आपने अपना सीलिंग में पिरामिड रखा, ऐसा कुछ किया या? मैंने ना अपना एक रूम खाली किया और वुडन पिरामिड्स लगाए थे उसमें, हाँ। 7। उस रूम के हर वॉल पे ना, जैसे पूरे रूम में पिरामिड्स लगा के उस पिरामिड्स के नीचे बैठ के हम लोग ध्यान करते थे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुनी जी। हिना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रचना जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके जितने भी सेशंस है मैं सुनती हूँ, और मुझे आपके जो पत्री सर के साथ तुर्किस्तान गए थे उसका एक्सपीरियंस आप जरा प्लीज शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा। तो अच्छा लगा जब मैं पत्री सर से कहाँ गई थी? आप तुर्क गए थे ना, आप इस्तांबुल गए थे, सॉरी इस्तांबुल गए थे तब। सर बोस्निया गए थे, हम सिर्फ एयरपोर्ट पे मिले थे सर को। अच्छा, हाँ सर तो बोस्निया से आ रहे थे और हम लोग यहाँ से टर्की जा रहे थे, तो बीच में एक एयरपोर्ट पे मिले थे हम लोग। हाँ, तो उस बीच का जो था आपका एक्सपीरियंस वो शेयर करें। टर्की का नहीं, आज मैं थोड़े वो मेरा ओके थोड़ा ओके, टची हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू। थैंक यू हिना जी। ओके, और कोई शेयर करना चाहेंगे? आप हैंड रेज कर सकते हैं, ये मौका बार बार नहीं आएगा आपको। अगर आप मेडिटेशन ध्यान प्रचार आप करना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं तो भी मैम से आप पूछ सकते हैं। आप अपने किटी पार्टी से मेडिटेशन पार्टी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है। हाँ जी। जो ऑलरेडी आपने बुक्स शेयर किया है, और भी कोई बुक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो आपकी आपने आवाज, हर्षद अपनी आवाज चेक करना। अभी आ रही है? हाँ जी बोलिए। जो आपने बुक्स बताया है, एक दो बुक्स, और भी बुक्स आप आपके फेवरेट कुछ शेयर करना चाहेंगे उनके बारे में कुछ? हाँ जी, मेरी बहुत सारी फेवरेट बुक्स हैं। एक मीरदाद किताब है। जब मैं वो मीरदाद किताब पढ़ रही थी, उसमें तो मुझे लगा जैसे एक वर्लपूल में बुक के अंदर ही मैं चली गई हूँ। मैं एकदम ट्रांस में चली गई थी जब मैं मीरदाद किताब पढ़ रही थी। तो जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि मैं कहाँ चली गई थी। मीरदाद किताब भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को ये किताबें जब भी टाइम मिले, अगर कोई लोग पढ़ नहीं सकते तो वो आजकल तो हमारी वो ब्लेसिंग्स ग्रुप में सारी है, ऑडियोज भी है। अगर आप लोग ऑडियो पर पढ़कर जो मजा आता है ना, आप बुक के साथ कनेक्ट हो जाते हो, उस ऑथर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो एक अलग ही डायमेंशन में आप चले जाते हो। तो आप पढ़िए, बुक्स पढ़िए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बहुत अच्छी है। लिविंग विद द हिमालयन बहुत अच्छी है। मीरदाद किताब बहुत अच्छी है। और और बहुत सारी, जैसे कि डॉक्टर ब्रायन वेस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है पास्ट लाइफ्स पर। सोल्स गिफ्ट किताब बहुत अच्छी है। सोल्स प्लान किताब बहुत अच्छी है। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, जिस तरह का हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे ऑटोबायोग्राफीज पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, और जिस हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है किताबों का। तो आप लोग जरूर पढ़िए। शुरुआत मैगजीन से कर सकते हैं। अगर आप इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़ सकते तो मैगजीन में आर्टिकल्स आते हैं, हर एक बुक का कोई ना कोई आर्टिकल आता है। तो आप स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान जगत, ऐसी कोई भी मैगजीन से भी शुरुआत कर सकते हैं। यस। और मैम, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं दूसरों को ध्यान सिखाने में, किसी को आपने ध्यान सिखाया, फिर उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हर्षद, जब ना हम किसी को ध्यान सिखाते हैं, उनमें अगर चेंजेस आते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आपसे ये चीज शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली 2018 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, जब हम टर्की गए थे। तो जब हम वापस आए ना, तो मेरे में उसके बाद बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई। मेरा टॉपिक बन गया लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद एक सोल कहाँ जाती है, उसकी जर्नी क्या है। तो उसमें मैंने रिसर्च वर्क शुरू कर दिया कि मेरे को अब लोगों के साथ, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी, मैं अपने हस्बैंड की सोल के साथ कनेक्ट हो जाती थी। मेरे को बहुत सारे आंसर्स मिलते थे वहां की एस्ट्रल वर्ल्ड्स के बारे में वहां पे। तो मुझे था कि मैं लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में लोगों को बताऊं, कि अगर आपका कोई पार्टनर या लव वन चला गया तो आपको रोना नहीं है।
क्योंकि जाने वाली आत्मा को बहुत तकलीफ होती है। आप कैसे उसकी अच्छी अच्छी मेमोरीज के साथ और लोग, तो उसके बाद ना मेरे साथ ना मेडिटेशन में बहुत सारी विडोज जुड़ने लग गई। जैसे उनको लगा कि इनके साथ भी ये हादसा हुआ तो ये अपने हस्बैंड के बिना कैसे रह रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे पास ऐसे लेडीज आनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने यूनिवर्स को पूछा कि अब शायद मेरा ये पर्पस है लोगों को ये बताने के लिए, है ना। और ऐसे मेरे लुधियाना में मेरे नेबर में ही कह लीजिए, एक मिसेस बांसल है, एक दर्शना सोनी जी है। उन्होंने कोविड में अपने हस्बैंड को खोया और वो मेरे पास आई कि अब आपके साथ ध्यान करना है, हमें वो रहना। और आप मानेंगे नहीं, हमने सिंसियरली, मैंने हमको अपने घर बुलाया, 40 डेज ध्यान किया और आज आप देखेंगे दे आर द मोस्ट लाइवली पर्सन्स और वो बहुत खुश है। तो मुझे लगता है कि शायद हमें कोई डिवाइन ये पर्पस दिया आगे कि कैसे उन चीज से निकालना। टाइम लगता है उस चीज में ना, कि जब आपने अपने एक लाइफ पार्टनर खोया होता है तो अब अपने आगे अपनी लाइफ को कैसे संभालना है, कैसे फैमिली के साथ। तो वो अब मेरे पास ना ऐसे केसेस बहुत आते हैं जो अभी रिसेंटली जिन्होंने अपने हस्बैंड खोए हैं। तो मुझे लगता है शायद अब यूनिवर्स का मेरे प्रति अब ये प्लान है कि मुझे उनको कैसे निकालना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अक्षर, जब मैं वो अब इतने दुख से आई थी, इतना रो रो के टाइम निकालती थी। और फिर जब वो मेरे साथ रही, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा, ध्यान उन्होंने सिंसियरली ध्यान किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि शायद अब मेरा लाइफ पर्पस ये है कि उनको इस चीज से निकालना, है ना। हर चीज कुछ ना कुछ लेकर आती है आपकी लाइफ में आगे आगे। यस, थैंक यू मैम। और फॉर एग्जांपल पीएसएसएम में बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रैवल्स होते हैं ना, ट्रैवल आपको लेके जाते हैं कोई ऐसे पिरामिड या कोई ऐसे केव में एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है और अगर वो जाना चाहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस उनको बेनिफिट देगा। अभी रिसेंटली मैं ना वहां पर बाबा जी केव्स होके आई हूँ हर्षद, और मैं 9 ईयर से सोच रही थी कि मुझे बाबा जी केव्स जाना है, केव्स जाना है। और एक बारी तो मैं नैनीताल होकर वापस आ गई कि इतनी मेरे को होम सिकनेस हुई। और फिर मुझे लगा कि शायद अभी मैं तैयार नहीं हूँ, बाबा जी मुझे तैयार कर रहे हैं। अभी मेरे में उतनी प्योरिटी या उतना मेरा वाइब्रेशन लेवल, फ्रिक्वेंसी लेवल हाई नहीं है, इसलिए बाबा जी ने मुझे अभी बुलाया नहीं है। और अब अचानक से मेरा प्रोग्राम बन गया, दिल्ली से आशा गुप्ता जी के साथ वो ट्रिप लेकर जा रहे थे, तो हम लोग बाबा जी केव्स गए। तो हल्द्वानी तक हमारी ट्रेन थी और हमारी पंजाब से 4-5 लोग थे, वो हम लोग पहले पहुंच गए और दिल्ली का ग्रुप बाद में आना था। तो हम वहां पे अक्षय रहते हैं हल्द्वानी में। अगर आप लोग कभी भी केव्स जाए तो हल्द्वानी तक ही जाए और अक्षय के घर जरूर जाए। अक्षय के घर रूफ टॉप पर बहुत सुंदर पिरामिड है और उनकी मदर ने हमें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया और उनका खाना खा के मैं एकदम ट्रांस में चली गई। 2-2.5 घंटे मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे, मैं डीप मेडिटेशन में चली गई। और मुझे लगा कि बाबा जी ने मेरी अक्षय के घर से ही जर्नी शुरू कर दिया, बाबा जी वहीं से कनेक्ट हो गए थे। और अक्षय की सिस्टर हमेशा वहां पर बाबा जी से कनेक्टेड रहती है। और जब हम उनको बाय करने के लिए कि अब हम होटल जा रहे हैं रात को, तो उन्होंने हमें कान में बोला कि आपको इस बार बाबा जी साक्षात दर्शन देंगे। तो हमने सोचा केव्स में जाएंगे तो बाबा जी मेडिटेशन एक्सपीरियंस में आएंगे या ध्यान में, ट्रांस में बाबा जी हमें कुछ मैसेज देंगे। तो हमने उसको थैंक यू बोला क्योंकि वो हमेशा बाबा जी के साथ कनेक्टेड रहती है। तो जब हम जिस दिन बाबा जी केव्स गए अक्षय, तो हम लोग जो जो चढ़ाई करी जा रहा था वो केव्स में बैठकर मेडिटेट कर कर वापस आई जा रहा था। 1-1.5 घंटा लगता है चढ़ाई करने में। और जब हम लोग बैठे तो हम लोग 5-6 लोग थे, बाकी लोग बैठकर बाहर आ चुके थे। तो एक अचानक से बहुत टॉल व्यक्ति आ गया केव में, इतना बड़ा कि नॉर्मल हाइट नहीं थी, नॉर्मल से भी ज्यादा। हमने बहुत लंबे व्यक्ति देखे और उनका सिर केव तक लग रहा था। तो उनको देखते ही समझ आ गया कि ये कुछ है। और उनके आने से केव में एकदम से गुलाब के फूल की फ्रेग्रेंस फैल गई। और अगर यहाँ पे मैं आपको शेयर भी करूंगी फोटो, अभी आपके साथ मैं शेयर भी करना चाहूंगी वो फोटो। और जब हम मेडिटेट किया, वो उन्होंने अपना आसन बिठाया और वो ध्यान में बैठ गए, वो किसी को नहीं देख रहे थे, पर अंदर से आवाज आ गई थी कि बाबा जी अब केव में आ चुके हैं। और जब तक हम बैठे रहे, जब तक बाबा जी बैठे रहे हम भी बैठे रहे। तो जब वो बाहर आए तो हम भी बाहर आए। और आने का रास्ता भी एक ही है, जाने का रास्ता भी एक है, कोई और रास्ता नहीं है। तो हम लोग अपने चप्पल वगैरह पहनने के लिए लगे
तो जब तक हम वापस मुड़े तो वो बाबा जी वहां पर नहीं थे, बल्कि इतनी जल्दी कोई सीढ़ियां भी नहीं उतर सकता, तो वो इतनी जल्दी से वो चले भी गए थे। तो और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, और वो उस दिन वाली फीलिंग आ रही है। अमेजिंग एक्सपीरियंस था हर्षद ना। और फिर मैंने आके अक्षय के थैंक यू बोला, उसको बोला कि आपकी सिस्टर ने बोला था कि इस बार आपको बाबा जी साक्षात दर्शन देंगे, और हमें लगा था मेडिटेशन एक्सपीरियंस में कुछ होगा। तो ये मेरे लिए कि फिर मैंने बाबा जी का धन्यवाद किया कि शायद आपने मेरे को अभी इसीलिए नहीं बुलाया था क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं थी, है ना। आपने मुझे साक्षात दर्शन देने के लिए इसलिए तैयार कर रहे थे, एक पात्र को तैयार कर रहे थे। पात्रता भी होनी चाहिए हमारे में वो चीज लेने के लिए, तो वो तैयार कर रहे थे पात्र को। आप वो फोटो देखना चाहेंगे हर्षद? यस हाँ, यस आप मेरे को को होस्ट, हाँ मैं आपको अभी डालती मैम। एक्चुअली आप जैसे स्पेशल मास्टर को मिलना बाबा जी मिस नहीं करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली फिजिकली मास्टर्स को एक्सपीरियंस करना, मतलब आप बहुत ही हाई मास्टर है, इसके लिए आपको अलग है। एक्चुअली मैंने कॉन्वर्सेशन विद बाबा जी पढ़ा है, और उसमें मास्टर पल्लवी जो ऑथर है उनका भी एक फिजिकली एक्सपीरियंस हाँ, मेरे को इंस्पिरेशन पल्लवी की बुक से ही आई थी, पल्लवी की कन्वर्सेशन विद यस। दिख रहे? यस, कुछ लाल कलर का दिख रहा है वहाँ पे। देखिए उन्होंने ना व्हाइट से, एक मिनट देखती हूँ और कोई है मेरे पास, एक मिनट में देखती यस हूँ। अक्षर दिख रहे हैं? सॉरी, हर्षद दिख रहा है आपको? यस ये व्हाइट से कपड़े पहने हैं, यस, वाइट कपड़े हैं। हमने इनकी बहुत सारी फोटोज खींची, कोई भी नहीं आई, सिर्फ एक आई है यही वाली। ओके। आया, दिख रहा है? यस यस, बिल्कुल वाइट इंसान है दाढ़ी के साथ। हाँ दाढ़ी थी, और सिर्फ उन्होंने एक व्हाइट दोशाला लिया था और नीचे एक व्हाइट गमछा पहना हुआ था। यस, पूरे वाइट एंड वाइट में है बाबा जी। यस यस, थैंक यू सो मच। ये केव वो कुकुचिना, वो वाला केव है क्या? हाँ जी, जो बुक में बताया गया है कुकुचिना, वो केव है क्या? मेरे को समझ नहीं आया हर्षद, आपने क्या बोला? लाइक बाबा जी का केव जो आप बता रहे हैं, हाँ, कॉन्वर्सेशन विद बाबा जी बुक में मेंशन किया था जगह, कुकुचिना का नाम है। काठू धाम है। ओके ओके। हाँ, अगर ट्रेन हल्द्वानी तक जाती है, फिर जब आप जो जिसके साथ भी आप जाएंगे ना, अगर आप लोग, अक्षय का मैं नंबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अक्षय भी प्लान कर रहे हैं क्योंकि वो वहीं पे पला बड़ा है। तो अगर आप लोग अक्षय के साथ जाएंगे तो आपको और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, आप उनके घर जाएंगे, कनेक्ट होंगे, और वो भी अप टू टूर्स एंड ट्रेवल्स प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपको जब कभी भी जाना होगा, आप लोग मुझसे अक्षय का नंबर ले लेना, जरूर उसके साथ प्लान कर लीजिए आप लोग। डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा कि आपने वो फोटो शेयर किया बाबा जी का फिजिकल। अगर डायरेक्ट में नहीं, एटलीस्ट फोटो में तो हमने देखा, अच्छा लगा। लेकिन डायरेक्ट में भी हम जरूर मिलेंगे बाबा जी, हम सभी पार्टिसिपेंट्स वेट करेंगे उनसे मिलने के लिए। बिल्कुल, और वो सिंसियर सीकर्स को बाबा जी बुलाते ही हैं, वो किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन जरूर देंगे।